अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात से भी दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खुशियाँ हमेशा आप लोगों के मुकद्दर में हो और गम दुख तकलीफें हमेशा आप लोगों से दूर दूर हों। दोस्तों, इसके साथ एक और भी दुआ को ऐड करते चले कि आप हमेशा की तरह आज भी ईमान, सेहत और मिजाज की आला और मुस्तहकम हालत में होंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि आप इसी तरह आने वाले दिनों में भी ईमान, सेहत और मिजाज की आला और मुस्तहकम हालत में ही रहें। आमीन। दोस्तों, जब भी हम अपनी ज़बान में यानी अपनी मदर टंग, अपनी मादरी ज़बान में कोई बात करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतमाद के साथ अपनी बात को, अपने ख्यालात को और अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी मादरी ज़बान में कोई भी बात करते हैं तो हम एक ख़ास स्ट्रक्चर, एक ख़ास तरतीब के साथ वो बात कर रहे होते हैं। और दोस्तों, हमने कभी भी अपनी ज़बान के, अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी तरतीब के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से बचपन ही में गिफ्ट कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को यानी किसी दूसरी ज़बान को सीखते हैं तो हमें अपनी ज़बान के स्ट्रक्चर और उसकी तरतीब के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर होता क्या है और इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम अपनी मदर टंग, अपनी मादरी ज़बान में कोई भी बात करते हैं तो हम एक ख़ास स्ट्रक्चर और एक ख़ास तरतीब के साथ बात कर रहे होते हैं। यानी काफ़ी सारे अल्फाजों को हम इस तरह तरतीब देते हैं कि हमारी बात सामने वाला बड़े आसानी के साथ समझ सकता है। ये जो हम अल्फाज को तरतीब में बोलते हैं और लिखते हैं, इसी तरतीब को तो हम स्ट्रक्चर कहते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी दूसरी ज़बान को जब भी सीखते हैं तो अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। ठीक इसी तरह उर्दू और इंग्लिश के स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जब भी हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमारी बात में वो दमखम कैसे होता है और हम पूरी तरह अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तमाम की तमाम बातें दूसरों तक किस तरह पहुंचा रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जुमला बोलकर बताता हूँ। वो एक खूबसूरत लड़की है। दोस्तों, मैंने जैसे ही बात की तो सुनने वाले को मेरी सारी की सारी बात बगैर किसी दिक्कत के उसको समझ में आ गई और मैंने अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस तक पहुंचा दिया। लेकिन जब इसी बात को मैं कुछ यूं कहूंगा कि है ही वो बहुत ही खूबसूरत लड़की, तो शायद ही मेरी बात दूसरों को समझ में आए। अगर आ भी जाए तो मैंने अपना तो कॉन्फिडेंस लूज कर ही डाला ना। तो दोस्तों, इसी तरह हम इंग्लिश में भी जुमले बोलते हैं तो वो एक खास स्ट्रक्चर, एक खास तरतीब के साथ बोलते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी हम गलती वहां पर करते हैं जब उर्दू को जुमलों को हू बहू हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? हम इसी जुमले को हू बहू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी बात में वो दमखम नहीं रहा और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। वो एक खूबसूरत लड़की है। शी अ ब्यूटीफुल गर्ल इज। तो दोस्तों, मैंने इस जुमले को हू बहू उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन मेरी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब मैं यही बात इंग्लिश जानने वालों के सामने करूंगा। अगर मैं कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। यानी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमें इंग्लिश के स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और हमें मुकम्मल तौर पर इस स्ट्रक्चर पर अबूर हासिल करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको ओरिजिनल यानी सही तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो एक खूबसूरत लड़की है, तो हम इसको यूं बोलेंगे, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों, यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में हमने जो फ़र्क देखा वो हमने नोट करना है और हमने आगे से ये जो गलती है कि हम जिस तरह के जुमले उर्दू में बोलते हैं इसी तरह हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि इंग्लिश एक बहुत ही वसी ज़बान है और इस ज़बान में एक ही बात को करने के कई तरीके हैं। यानी एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों के साथ दूसरों तक पहुंचाया जाता है और साथ साथ लिखा भी जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है, अगर हम इंग्लिश के तमाम स्ट्रक्चर्स की आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो शायद ही इस वीडियो का दुरानिया 3 से 4 घंटे हो जाए। लेकिन मैं आपको आज बेसिक स्ट्रक्चर 3 से 4 ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो आपको आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंस देंगे और आप मुकम्मल एतमाद के साथ बड़े बड़े जुमलों को भी बना सकेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का फायदा ये होगा कि जब हमने यहाँ से बेसिक चीजें सीख ली तो आने वाले दिनों में जब हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को नए स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें यहीं से तो शामिल होंगी। तो इन्हीं चीजों को हमने देखना है, बेसिक में हमने ये सारी चीजों को कवर करना है। आगे जाकर हम इंशाल्लाह तमाम जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे उन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह सीखेंगे और उन स्ट्रक्चर के मुताबिक ही हम अपने जुमलों को बोलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये भी पता है, आपने मेरी पिछली वीडियोस में ये भी देखा है कि जब भी मैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ही तो बताता हूँ। इसलिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में तो हम 3-4 स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देखें तो सही, जब भी मैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ और फिर बाद में मैं उर्दू से इंग्लिश में जुमले बनाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जिसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं और इसमें सिफ्त किसी भी शख्स की खासियत के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है। ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की खसूसियत भी बता रहा होता है। तो दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं। और इसी तरह हम कुछ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं जिनको फेल कहते हैं। फाइल और फेल में फ़र्क ये है कि हम उर्दू में जब हम पढ़ेंगे तो फाइल को यानी सब्जेक्ट को फे अलिफा आइन लाम के साथ पढ़ेंगे और जब हम फेल को पढ़ेंगे तो उसमें फे आइन लाम इकट्ठे होंगे और इकट्ठे लिखे जाते हैं और बोले भी जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे जुमले शामिल कर लेते हैं जिनमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। वो एक अमीर आदमी है, ही इज अ रिच मैन। वो एक गरीब आदमी है, ही इज अ पुअर मैन। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो एक नर्स है, शी इज अ नर्स। तुम एक उस्ताद हो, यू आर अ टीचर। अली एक प्लेयर है, अली इज अ प्लेयर। वो एक अच्छा उस्ताद है, ही इज अ गुड टीचर। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अब्बू साहब, हमारे फादर हमारी तारीफ कुछ यूं करते हैं, मेरा बेटा बहुत ही ज़हीन है, माई सन इज वेरी इंटेलिजेंट। दोस्तों इन जुमलों में वर्ड्स रिच, पुअर, डॉक्टर, टीचर, प्लेयर, गुड और इंटेलिजेंट एज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए। दोस्तों अब हम हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर में क्या काम होता है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें ये बताता है कि आखिर जमाना कौन सा है, यानी किस जमाने में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मैंने जितने भी पिछले जुमले बोले हैं उसमें इज और आर का इस्तेमाल हुआ है। अगर इसकी जगह पर हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे तो यही जो जुमले हैं ये आपके पास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी पास्ट में बोले जाते हैं। और अगर इन्हीं जुमलों में विल और शैल का इस्तेमाल करें, यानी हम इन्हीं जुमलों को किसी बात का इजहार करने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम वर्ब के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब को एक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई सब्जेक्ट यानी जब भी कोई फाइल कोई काम करता है तो उस काम को हम इंग्लिश में वर्ब या एक्शन कहते हैं। दोस्तों एक्शन या वर्ब की इंग्लिश में 4 तरह के इस्तेमालात होते हैं और इनको मुख्तलिफ टेंसेस में मुख्तलिफ जुमलों में हम इनकी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इनका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ ऐसे जुमले शामिल कर लेते हैं जिनमें वर्ब का इस्तेमाल होता है। वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। वो खाना खा चुका है,
he has eaten food. उसने खाना खा लिया है. She has eaten food. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. I am teaching English. तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो. You are studying English. दोस्तों, इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स यानी कुकिंग, ईटिंग, टीचिंग और स्टडिंग एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं. वो तेजी के साथ दौड़ता है. He runs quickly. कबूतर तेजी के साथ उड़ता है. The pigeon flies swiftly. मैंने आपका खत कल वसूल किया. I received your letter yesterday. वो हमेशा सच बोलता है. He always speaks truth. वो 1 महीने पहले यहाँ आया था. He came here 1 month ago. दोस्तों, इन जुमलों में quickly, swiftly, always, yesterday और ago एज अ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई. दोस्तों, टेंसेस के अलावा हम बहुत सारे और भी जुमले बोलते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनको बोलने के लिए हम मॉडल वर्ब का इंतखाब करते हैं. मॉडल वर्ब आखिर होते क्या है? यानी मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड वगैरह, यही तो मॉडल वर्ब है. दोस्तों, कुछ जुमले देख लेते हैं. मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. आई कैन प्ले क्रिकेट. तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो. यू कैन टीच इंग्लिश. तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी चाहिए. यू शुड वॉच माई वीडियोस. तुम्हें मेरी वीडियोस लाइक करनी चाहिए. यू शुड लाइक माई वीडियोस. दोस्तों, आज का लेक्चर, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है? अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा. अपने दोस्त, अपने भाई हिसाका वासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, कीप इम्प्रूविंग. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.